देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पे कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ नहीं है बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसकी बीएसपी में आते हैं तो वो एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं, लेकिन मायावती उनके कह सकते हैं कई बार कहने के बावजूद भी अभी तक कोई रिप्लाई उनको नहीं दिया, और यही वजह है कि लगातार जो आज़ाद हैं वो सपा के संपर्क में भी रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी रहते हैं, प्रियंका गांधी को अपनी बड़ी बहन वो कहते हैं, और ऐसे में जो पॉलिटिकल माहौल है वो काफ़ी हद तक अब आज़ाद के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ गठबंधन में है, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं अपना एक अलग ही यहाँ पर रवैया लेकर चल रही है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अपने जन्मदिन वाले दिन उन्होंने ये बात कही थी 15 जनवरी को कि उन्हें किसी पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं, वो अकेले ही देखिए, यहाँ पर ये सब चुनावी बयानबाजियाँ हैं और आकाश आनंद का अभी कुछ सियासी कद दिखाई देता नहीं है। मायावती जब तक बैठी हुई हैं तब तक मायावती से ही उम्मीद की जाएंगी, क्योंकि पार्टी की तमाम गतिविधियों को अंजाम देना उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी की, आकाश आनंद को ज़रूर अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन आकाश आनंद का जो ये बयान है ये शायद राजनीतिक समझ में अभी उनका शुरुआती वक्त है, इसलिए हो सकता है आगामी वक्त में जो भी रणनीति तैयार करनी है मायावती को। क्या लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक साथ आती हुई नजर आएगी, या फिर एक दूसरे को ही चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद और मायावती? देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम कोशिशें जारी हैं कि इंडिया गठबंधन में कैसे भी करके बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि मायावती साफ तौर पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अलग अलग राज्यों से चुनौती देती हुई नजर आ रही है, ना सिर्फ मोदी सरकार को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार मायावती का जो वर्चस्व है क्या पूरी तरीके से अब हर एक राज्य में खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद हर जगह पर अब बाजी मारते हुए देखे जाएंगे या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से दलित वोट बैंक को साध रहे हैं, पिछड़े वर्ग को साध रहे हैं, आदिवासी समुदाय को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या वाकई में जो वह मांग करते हुए नजर आते हैं हर बार इन वोट बैंक को लेकर मायावती के समर्थन में बात रखते हुए नजर आते हैं? क्या मायावती के लिए ही वह एक बड़ी चुनौती अब बन चुके हैं? ऐसा इस वजह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से वह चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है मायावती, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जरा सा भी पीछे नहीं है। हाल ही में रामपुर में एक घटना हुई, गोलीकांड हुआ, एक दलित छात्र की हत्या हो गई, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद लगातार यहाँ पर न्याय दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं परिवार को, लेकिन मायावती चुप्पी साधी हुई हैं, वह कुछ नहीं कह रही हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी की बढ़त को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और इसी बीच यहाँ पर साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद वाकई में कहीं ना कहीं आने वाले समय में मायावती का जो वर्चस्व है उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर यहाँ पर बात कर ली जाए राजस्थान के इतिहास पर, तो यहाँ पर यह भी देखा गया है 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा राजस्थान में कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर अपनी पार्टी को उतारते हुए नजर आए। वह भी बार बार राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करते हुए नजर आए, पायलट के गढ़ में भी वह पहुंचे और देखा यह गया कि वह डंकी की चोट पर अपनी बात रखे, और यहाँ पर नजारा ये तक देखने को मिला कि 17 से 18% यहाँ पर जो वोट बैंक है दलित समुदाय को जो साधने की कोशिश की गई मायावती की तरफ से, उस वोट बैंक पर कब्जा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अब कर बैठे हैं। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद लगातार यहां पर लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं इन लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में देखा जाए तो जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मायावती की तरफ से आज ऐलान किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और यहां पर यह भी देखा गया है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार भी दिया है। लेकिन सवाल उठते हैं कि समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को आगे करेगी? क्या चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश भी पहुंचेंगे?
पहुंचते हैं तो आखिरकार यहां पर दलित समुदाय को साधने की वह भी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अब सवाल यहां पर 25 लोकसभा सीटें जो राजस्थान में हैं वहां पर भी देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे यदि मायावती यहां पर पहुंचती हैं। सवाल यहां पर रहेगा सबसे पहले हमारे सहयोगी अमन जी से, आखिरकार राजस्थान में जिस तरीके से 25 लोकसभा सीटें हैं और उन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पूरी तरीके से कब्जा करना चाहती है, पहले से कब्जा है, लेकिन कांग्रेस भी है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर वोट बैंक के बारे में बात कर ली जाए, 2013 की बात कर ली जाए, 2018 की बात कर ली जाए, बीजेपी 2013 में 34 में से 32 सीटें अपने पास लाई थी और इसके बाद 2018 में देखा गया कि बीजेपी 12 पर आ गई लेकिन कांग्रेस बढ़त में नजर आई 19 पर। और दूसरी ही तरफ ये देखा गया कि 17 से 18% का जो वोट बैंक बनता है अमन जी, आखिरकार उस वोट बैंक में क्या सेंधमारी करने में अब चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे, मायावती अगर यहाँ पर पहुंचती हैं तब भी? देखिए, बाकी जिस तरह से आज़ाद का लगातार कद बढ़ रहा है, न सिर्फ यूपी में बल्कि तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर वो अपनी पार्टी को जो है बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर बीते ही विधानसभा चुनाव की बात करें और राजस्थान की सिर्फ बात करें तो वहाँ पर 30 लगभग ऐसी सीट थी जहाँ पर जो आज़ाद की पार्टी है ASP, उसके कम से कम जो कह सकते हैं कि मायावती से ज़्यादा वोट देखने को मिले। मायावती कई सीटों पर उनके प्रत्याशी को महज 1000 वोट मिले तो वहीं आज़ाद की पार्टी को वहाँ पर 50,000 तक वोट मिले। यानी कि आप इसे ये समझ सकते हैं कि जो आज़ाद का रुतबा है अब वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर 10 सीटों की बात करें तो वहाँ पर वो तीसरे नंबर पर रहे, 2-3 सीटें ऐसी थी जो सेकंड पोजीशन पे भी वो रहे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक समय जो वोट बैंक मायावती को मिलता था पूरी तरह से, वो अब आज़ाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार कहा जा रहा है कि अब आज़ाद सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि तमाम राज्यों में जाकर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपने देखा, जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी लगातार वो अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, यूपी से जो खबरें हैं अभी तक, वो 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। नगीना से तो खुद आज़ाद चुनाव लड़ेंगे लेकिन साथ में कुछ और उनके प्रत्याशी जो है बाकी राज्यों से भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनके पास वोट आ रहा है वो ये बता रहे हैं कि अगर हम जितना एक्टिव रहेंगे उसी तरह से हमारे पास ज़्यादा वोट की संख्या आती रहेगी। और ये ज़रूरी भी है किसी पार्टी के लिए प्रांची जी कि जितना आप एक्टिव रहेंगे तो लोग भी आपके साथ एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में आज़ाद राजस्थान में जो कि एक मौका ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस तरह से आंकड़े निकल के सामने आते हैं, 2013 में यहाँ पर बीजेपी को 34 में से जो आरक्षित सीटें 32 जो है मिलती हैं। इसके अलावा 18 में अगर बात करें तो 19 कांग्रेस पार्टी को और 12 यानी कि जो है जो बीजेपी को मिलती दिखाई पड़ती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो दोनों पे भरोसा करके देख चुका है। यही बात लगातार आज़ाद कह रहे हैं कि अब ये ज़रूरत इस बात की है कि हम में से कोई एक नेता खड़ा हो ताकि जो वोट बैंक है वो हमारी तरफ आ सके। और इसके उदाहरण सहित वो ये बात कहते हैं कि अगर मायावती को 1000 वोट मिले किसी सीट पर तो हमारी पार्टी को यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को तकरीबन 50,000 तक वोट मिले। यानी कि अब वो रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ये लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनके हिस्से 2 या 3 सीटें आ जाती हैं, यानी कि जीत अगर इतनी सीटों पर उनको मिलती है तो संसद में भी वो अपनी आवाज़ रखेंगे ताकि देश भर में उनकी गूंज सुनाई दे। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद हर एक राज्य में अपनी पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बयानों पर रुख किया जाए, उनके तमाम इंटरव्यूज में अगर देखा जाए तो वह मायावती को एक तरीके से चुनौती भी दे रहे हैं, सीटों को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। दूसरी ही तरफ वह कहते हैं कि मायावती उनकी मां के समान है, वह उन्हें अपना गुरु मानते हैं और वह कोई ना कोई पल तो ऐसा आ ही सकता है जब वह कहेंगे कि आप कमान संभालिए। तो चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पर दोनों ही रणनीतियों को लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? एक तरफ मायावती की साइड में जाना चाहते हैं लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें ही चुनौती देना चाहते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन वो ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से कांचीराम की विचारधारा थी उन्होंने मायावती को चुना, लेकिन मायावती ने जिस तरह से अपने ही भतीजी को उत्तराधिकारी बनाया है वो कहीं ना कहीं जो विचारधारा उसके खिलाफ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मठ है, जो कार्य कर रहा है, जो लोगों के बीच में है, उसको आपको कमान देना चाहिए। इस बात से को लेकर भी आज़ाद काफ़ी खफा भी हैं कि अगर उनको ये मौका मिलता, जो मायावती अगर उनको बुलाती तो शायद वो बेहतर तरीके से काम को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक ही तरह के रास्ते पर दो अलग अलग राहें बनाते हुए दोनों लोग नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि जिस तरह से BSP अब लगातार मझधार में भी है, परेशान भी है, क्योंकि जो बीजेपी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट बैंक था उसका वो बीजेपी के पाले में जा रहा है और यही बात कहने की उनको परेशान कर रही है। अब अगर आज़ाद BSP में आते हैं तो वो एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं, लेकिन मायावती उनके कह सकते हैं कई बार कहने के बावजूद भी अभी तक कोई रिप्लाई उनको नहीं दिया और यही वजह है कि लगातार जो आज़ाद हैं वो सपा के संपर्क में भी रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी रहते हैं, प्रियंका गांधी को अपनी बड़ी बहन वो कहते हैं और ऐसे में जो पॉलिटिकल माहौल है वो काफ़ी हद तक अब आज़ाद के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर आने वाले वक्त में युवाओं को वो साध पाए, यानी युवा तो काफ़ी हद
कार्यकर्ता उनके साथ हैं ही, लेकिन देश भर के युवा जो खासकर दलित समुदाय से आते हैं उनको जो साथ पाए तो आज़ाद की पार्टी पूरे देश में एक बड़े लेवल की पार्टी बन सकती है। वाकई में आजाद की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल की पार्टी अब बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आजाद अब कहीं ना कहीं एमपी की तरफ भी रुख कर सकते हैं। 29 लोकसभा सीटें हैं एमपी में, और ऐसे में देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी भी सेंधमारी करने की कोशिश करेगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, क्या ये रणनीतियां कहीं ना कहीं एक वक्त अखिलेश यादव पर भी भारी पड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि देखा गया है कि जयंत चौधरी उनके साथ रही, लेकिन जयंत चौधरी भी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पूरी तरीके से हर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए आने वाले समय में भी नजर आ सकते हैं। मायावती 29 लोकसभा सीटों पर एमपी में अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए तैयार है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद भी अब 29 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को वहां उतारेंगे, और वहीं राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर भी? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की आपने बात कही है प्रियांशी, तो बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। दलितों का सबसे बड़ा चेहरा अब उनको यहाँ पर माने जाने लगा है, क्योंकि काफी वक्त से देखा जा रहा है कि दलितों का जो भी मुद्दा छिड़ता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद वहां पर जाते नजर आते हैं। रही बात यहाँ पर लोकसभा सीटें, जो कि 25 लोकसभा सीटों की आप बात कर रही है यहाँ कि मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कर रही है। सबसे पहले बता दें कि मायावती यहाँ पर अपनी पार्टी को पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी पार्टी से विधायक छोड़कर जा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि कुछ सांसद भी अब यहाँ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बसपा को अभी मजबूती दिखाने की जरूरत है। प्रत्याशी उतारने से पहले मायावती को यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि आप किस पार्टी से यहाँ गठबंधन में हैं, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं अपना एक अलग ही यहाँ पर रवैया लेकर चल रही है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अपने जन्मदिन वाले दिन उन्होंने ये बात कही थी 15 जनवरी को कि उन्हें किसी पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं, वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जितने भी दल हैं सब एक दूसरे पार्टियों से गठबंधन यहाँ पर कर बैठे हैं। तो मायावती को भी सोचने की जरूरत है कि वो एनडीए के साथ जुड़कर ज्यादा अच्छे से चुनाव लड़ पाएंगी या फिर इंडिया के साथ जुड़कर। तो मायावती को यहाँ पर 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने से पहले सोचने की ज्यादा जरूरत है। रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद भी बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के उतारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इस वक्त है। देखिए, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर हर एक राज्य में दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो उनकी जो पकड़ है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है साफ तौर पर कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी लोग अब ये तक कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री अब उन्हें बन जाना चाहिए, जिस तरह से मायावती को लेकर कहा जाता है। और ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद बार बार मायावती को लेकर अपनी बात रखते हुए भी नजर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आप जानेंगे कि आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर आजाद अगर साथ में आते हैं तो जनता यहाँ पर क्या कुछ कहती है, देखिए जरा। से लेकर आज आजाद तक, लेकिन दलितों की स्थिति में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है और केंद्र की सरकार भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गठबंधन भी हो चुका है इंडिया नाम का। कैसे चंद्रशेखर आजाद को आप समर्थन करेंगे, कैसे आप जो है दलितों के लिए आगे खड़े रहेंगे? देखिए, ये कहते हैं कि जिस समय बाबूजी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, जब बाबूजी अलग हुए थे, तो चरण सिंह जी के घर पे जो ना मैं बैठा हुआ था तो कोई टिकट मांगने वाला नहीं था। शरद यादव मेरे पास आए कि भाई साहब, विजय भाई साहब कुछ करो जो है ना। तो जब जो है ना 3 दिन बाद बाबू जगजीवन राम ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, और जो हमारी भीड़ आई और जो हमारा नेतृत्व आया, कांसीराम जी का सपना कभी गलत नहीं होगा। कांसीराम जी ने, मैं कांसीराम जी के साथ में मेरी कई मीटिंगें रहीं, कई मायावती जी के साथ में रहीं, और कांसीराम जी से तो मेरी कई बार जो है ना बड़ी विशाल तौर पे इस दिल्ली में चर्चा होती रही। और मैंने जो है ना उनसे कहा कि आप जो है ना बहुजन राजनीति को बढ़ाएंगे, और बहुजन जो है ना उनका सपना था कि देश का प्रधानमंत्री दलित बने। वो सपना बाबूजी के साथ नहीं हो सका। एक सवाल ये उठ रहा है, चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी दलितों पर राजनीति कर रहे हैं, दलितों के वोट बैंक को जुटाने के लिए, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय को जोड़ने के लिए। क्या ये सही है कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका है सब कुछ? देखिए, अगर राजनीति कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बाबा साहब ये कह के गए थे कि हमको जो है ना
जब तक जो ना सख्ता नहीं होगी तब तक हमारा राजनीति वो चाबी है जिससे हर जो ना ताला खोला जा सकता है। तो चंद्रशेखर अगर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके साथ में 6 साल से मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे साथ आते हैं, मिलते हैं। मैं आज भी मंच पे उन्होंने मुझे कहा कि बाबूजी आपकी साइड का दर्द है, मुझे आज भी उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मंच पे बिठाया और ये सारी बात हुई। और अगर चंद्रशेखर राजनीति करता है और राजनीति कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? तमाम क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के साथ जाएंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि गठबंधन होता है, 26 विपक्ष की पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं, 38 एक तरफ चली जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लो, मायावती की बात कर लो, अस्तित्व विहीन लगते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नेता आपस में मिलकर महागठबंधन को जो है यहाँ पर तगड़ा चुनौती देंगे? देखिए, इस बात पे मेरा ये कहना है कि जब बहन मायावती को बिजनौर में पहला चुनाव लड़ाया था तो बाबूजी ने से जो ना कांग्रेस राजीव गांधी आए थे कि आप हमें अपना नाम दे दें। तो बाबूजी ने कहा कि मेरा नाम क्या है? अगर वो कहते कि विजय सिंह यादव को ले लो, बारेलाल को ले लो, जो हम 15-20 लोग थे उस वक़्त बाबूजी के जो ना नज़दीक, तो राजीव गांधी ने जो ना ये कहा कि मुझे मीरा कुमार को दे दो आप। तो बाबूजी ने कहा कि सोच लो, और उसके बाद में मायावती जी के अगेंस्ट और रामविलास पासवान के अगेंस्ट बिजनौर से हम लड़े थे और 26,000 वोट से हम जीत के आए थे। उसके बाद हमारी कांसीराम साहब से पूरी पैरेलल राजनीतिक बात होती थी। कांसीराम जी का जो सपना था कि देश का प्रधानमंत्री दलित हो, बाबूजी नहीं बन सके, तो हम जो ना इस बात में पूरी तरीके से सपोर्ट में थे कि बहन मायावती जो ना प्रधानमंत्री बने। लेकिन बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों का साथ पकड़ लिया और जो सतीश मिश्रा नाम के व्यक्ति को जो है ना उन्होंने अपना सारा प्रभार दे दिया, तो उसके बाद में फिर हमारे पास क्या रह गया? हमें सबसे पहले जाना है अगर मायावती जी के दरवाजे पर, तो सबसे पहले सतीश मिश्रा जी को ढोक देना पड़ेगा। और बाबूजी ने कहा था कि ब्राह्मण के सामने कभी सर मत झुकाना, अपना सम्मान कभी नहीं बेचना। यानी कि ये मान लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के साथ नहीं जाएंगे। देखिए अगर हमारी बहन, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी बहन हमारी कदर करती है और हमें अपने प्यार में अगर वो हमारा जो देती हैं तो हमें जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें जो है ना अपनों से साथ मिलने में क्या दिक्कत है? अनुसूचित जनजाति को लेकर सवाल उठ रहा है। अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार चंद्रशेखर आजाद और मायावती साथ में आ पाते हैं या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जो बार बार कोशिशें कर रहे हैं, मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, क्या इन तारीफों के, क्या इन्हीं बयानों के जरिए वह मायावती के साथ यानी कि उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर पाएंगे या फिर नहीं? या फिर देखा जाए तो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती वह फिर से देते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभी मायावती भी असमंजस की स्थिति में है। लगातार उनकी तरफ से जो ऑफर आ रहे थे, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि इंडिया गठबंधन में यदि वे शामिल होती हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और जाहिर तौर पर यदि प्रांशी देखें, यहाँ पर 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, उस दौरान 16 सीटों पर दोनों पार्टियों को जीत हासिल होती है। 11 उम्मीदवार जीत कर आते हैं बसपा के, तो वहीं 5 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से जीतते हैं। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में देखें तो बसपा का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। यानी कि साफ तौर पर गठबंधन में आने से कहीं ना कहीं मायावती को संगठनात्मक रूप से मजबूती मिल सकती थी, लेकिन अभी तक किनारा बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहती हैं। आरोप ये लगाता है विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से कहीं ना कहीं मदद करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें, चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि रामपुर जाते हैं, वहां पर दलितों की आवाज़ उठाते हैं। उससे पहले दिल्ली में आए थे, प्रदर्शन हो रहा था जिस वक्त, उस वक्त आवाज़ उठाते नजर आते हैं। इसके बाद अपने समुदाय के लोगों के बीच जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी नुमाइंदगी करने की अपील करते नजर आते हैं और कहते हैं कि वोट की ताकत दीजिए, मैं आपको दिल्ली की संसद में ताकत दिलवाऊंगा। यानी कि साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को कैप्चर करना चाहते हैं जिसका आधार मायावती ने पिछले 50 सालों से बनाया हुआ है। और आने वाले वक्त में अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर, जो अभी राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो उनका कद बहुत छोटा है, आगामी वक्त में क्या मायावती उनके साथ आने को तैयार होती हैं? क्योंकि उन्होंने पहले भी
ही साफ कर दिया है कि मुझे किसी भी पार्टी के साथ काम करने से कोई परहेज नहीं है, यानी कि साफ तौर पर दूरदर्शी सोच को लेकर के चल रहे हैं। और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि मायावती यदि उनके साथ काम करना चाहे तो वो खुले दिल से उससे अगर मायावती उनके साथ काम करने को तैयार भी होती हैं, गठबंधन के लिए तैयार होती हैं, तो क्या आकाश आनंद ऐसा होने देंगे जो उत्तराधिकारी के तौर पर उतार दी गए? वह तो साफ तौर पर कहते हैं कि आखिरकार कौन चंद्रशेखर आजाद? देखिए, यहाँ पर ये सब चुनावी बयानबाजियां हैं और आकाश आनंद का अभी कुछ सियासी कद दिखाई देता नहीं है। मायावती जब तक बैठी हुई हैं तब तक मायावती से ही उम्मीद की जाएंगी, क्योंकि पार्टी की तमाम गतिविधियों को अंजाम देना उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी की, आकाश आनंद को जरूर अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, लेकिन आकाश आनंद का जो ये बयान है ये शायद राजनीतिक समझ में अभी उनका शुरुआती वक्त है, इसलिए हो सकता है आगामी वक्त में जो भी रणनीति तैयार करनी है मायावती को तैयार करनी है। मायावती जानती हैं कि दलित वोट बैंक के सहारे ही उन्होंने 50 साल तक देश की राजनीति में जो है अपना सियासी आधार बनाया है, और इसी आधार पर आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं वो विचार लेकर के चल रही होंगी। और आगामी वक्त में हो सकता है जिस तरीके से साउथ में तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन में आने का फैसला किया है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में वे फिर से एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। वाकई में अभी फिलहाल देखा जाए तो मायावती को लेकर जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जो दलित वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, 17 से 18% का जो वोट बैंक है राजस्थान में, और ऐसे में देखा जाए तो हर वो कोशिश आजाद की तरफ से जारी है। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार मायावती किस तरफ जाती हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ या फिर बीजेपी खेमे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो ये तक कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का कहीं ना कहीं डर है मायावती के अंदर, इसी वजह से वह बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार यहाँ पर हलचल तेज है। अगर मायावती यहाँ पर इंडिया गठबंधन में आती भी है तो क्या अखिलेश यादव उनके साथ सीट शेयर कर पाएंगे या फिर नहीं, सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, इन लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ में आएगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।